प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी के सबसे जटिल और कठिन कवि मुक्तिबोध के विषय में कुछ बात करते हैं। मुक्तिबोध प्रयोगवाद और नई कविता के कवि हैं, परंतु उनकी कविता मौलिक और सबसे अलग होते हुए भी इतनी अबुझ रही है कि उनका पहला संग्रह उनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ है। मतलब चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह 1964 में प्रकाशित हुआ है और दूसरा संग्रह बहुत बाद 1980 में। तो सबसे पहले हम लोग इस विषय में बात करते हैं कि उनकी कविता में जटिलता कहाँ से आती है। तो मुक्तिबोध काव्यकर्म को गहरे सामाजिक सरोकारों से संबंध स्थापित करते हैं। अपनी मध्य वर्ग संबंधी अवधारणा और काव्यकर्म संबंधी अवधारणा, इसमें जो विरोधी मान्यता है, इससे उन्हें अंतर्विरोधों के कवि के रूप में देखा जाता है। कुल मिलाकर उनकी प्रतिबद्धता एवं संघर्षशीलता को स्वीकारा गया है। अब हम दूसरे पहलू पे आते हैं। उनकी जटिलता कहाँ से आती है? वे एक ही साथ मार्क्सवाद के भी कवि हैं और एक ही साथ प्रयोगवाद के भी कवि हैं। ध्यान रहे कि प्रयोगवाद की अवधारणा पश्चिमी मध्य वर्ग से आई है, परंतु उन्होंने मार्क्सवाद को आत्मानुभवों की कसौटी पर कसा है। इनकी उपलब्धियों को अपने अंतरात्मा का अंग बनाया है। वे अन्याय के प्रतिकार एवं मानव सभ्यता की स्थापना का प्रयास करते हैं। इस मार्ग में जो भी अवरोध आता है उसका वे पूरी शक्ति से विरोध करते हैं। तीसरी बात कला या कलात्मकता के संबंध में है। तो वे कलात्मकता के महत्व को स्वीकार कर भी कला की पूर्ण स्वायत्तता के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कला को जीवन से जोड़ा है, इसीलिए वे प्रगतिवादियों की तरह सपाट नहीं है, न ही प्रयोगवादियों की तरह कला की पूर्ण स्वायत्तता के पक्ष में है। इस तरह से एक जबरदस्त संतुलन की बात करते हैं। चौथी बात, उन्होंने कविता की स्वायत्तता पर विचार करते हुए इसे एब्सोल्यूट नहीं माना है, इसे परम नहीं माना है। कला अपने जीवन, अपने अस्तित्व एवं जलवायु के लिए, कला अपने प्राणवायु के लिए जीवन पर ही निर्भर है। वह जीवन से अलग नहीं है, वह जीवन से निरपेक्ष नहीं है। पांचवी बात, उन्होंने पक्षधरता एवं प्रतिबद्धता के प्रश्न को विशुद्ध राजनीतिक नहीं माना। यह रचनाकारों के न्यूनतम नैतिकता एवं मानवतावाद से संबंधित है। पक्षधरता केवल विचारधारा नहीं है, यह अंतरात्मा भी है। जनता की राजनीति और जनोन्मुख साहित्य को उन्होंने स्वीकारा। इसी रूप में प्रतिबद्धता एवं कला की बात की जाती है। अब हम अगली बात की ओर आते हैं। अगली बात उनकी सामाजिक सभ्यता संबंधी उनकी मान्यता है। वे निराशा, ग्लानि, संत्रास आदि को मूल्य का दर्जा देने का विरोध करते हैं। इसका अर्थ यह है कि
मध्य वर्ग में जो ये धारणाएं हैं, ये मूल्य हैं, इसको एक स्थिति के रूप में तो ये स्वीकार करते हैं, परंतु इसे मूल्य का दर्जा नहीं देते हैं। इन चीजों को मूल्य का दर्जा देने का विरोध उनकी कई कविताओं में स्पष्ट है, जैसे कि अंधेरे में या फिर ओ काव्यात्मन फणिधर। इसमें वे नई कविता के व्यक्तिवादी भाववादी प्रवृत्ति पर आक्षेप करते हैं। उन्होंने पूंजीवादी जीवन की भयावहता को पूरी शक्ति से देखा है और अस्वीकार किया है। उन्होंने बिना देखे समझे की गई आलोचना को अपूर्ण और आलोचक के अहंकार का द्योतक माना है। आलोचना के लिए कवि की रचना क्रिया का विश्लेषण और रचना प्रक्रिया के लिए रचनाकार के व्यक्तित्व का विश्लेषण आवश्यक माना है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आप देखेंगे तो उन्होंने रचना प्रक्रिया के 3 क्षणों की बात की है, जिसमें से पहला है जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण या सौंदर्यानुभूति का क्षण, दूसरा आत्मानुभव की विशिष्टता को हटाकर सर्वसामान्य रूप धारण करना, और तीसरा कलात्मक अनुभूति के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया। अगली बात, मार्क्सवादी प्रभाव के बावजूद उन्होंने जीवनानुभव में निरंतर संशोधन किया है। उनकी कविता का एक अंश लें कि ये सब प्रश्न कृत्रिम और उत्तर और भी छलमय। फिर से कि ये सब प्रश्न कृत्रिम और उत्तर और भी छलमय। कुल मिलाकर मुक्तिबोध जटिल जीवन और कविता के संबंध को स्वीकार करते हैं। उनकी एक कविता अंतःकरण का आयतन का एक अंश है। सुकोमल काल्पनिक तल पर नहीं है द्वंद्व का उत्तर। सुकोमल काल्पनिक तल पर नहीं है द्वंद्व का उत्तर। उनकी कविता के अन्य वैशिष्ट्य पर जाएं तो उनकी कविता आवेग त्वरित होते हुए भी कालरात्रि है। मुक्तिबोध के यहाँ निर्वैयक्तिकता अज्ञेय की तरह पूर्ण तटस्थता की स्थिति न होकर परम तल्लीनता की स्थिति है। अज्ञेय से यहाँ पर हम लोग एक विभिन्नता देखते हैं कि मुक्तिबोध के यहाँ निर्वैयक्तिकता अज्ञेय की तरह पूर्ण तटस्थता की स्थिति नहीं है, वरन परम तल्लीनता की स्थिति है। फिर हम सौंदर्यानुभूति की ओर जाते हैं। मुक्तिबोध की कविता में देखते हैं कि सौंदर्यानुभूति की सबसे बड़ी विशेषता आत्मबद्धता की स्थिति से मुक्ति है। यहां सौंदर्यानुभूति का क्षण अनिवार्यतः रचना का क्षण नहीं होता है। यह मानव मात्र से संबंधित है, केवल साहित्य या कला से नहीं है। मुक्तिबोध की रचना प्रक्रिया नई कविता या अज्ञेय से ही भिन्न नहीं है, प्रगतिशीलों से भी भिन्न है, क्योंकि उनके यहाँ आत्मसंघर्ष से आत्म साक्षात्कार और जगत साक्षात्कार की अत्यंत ही जटिल प्रक्रिया का स्वीकार है। आप समझ लें कि प्रगतिवादी या जो प्रगतिशील हैं उनसे भी ये अलग है। कैसे अलग है? तो आत्मसंघर्ष से आत्म साक्षात्कार और जगत साक्षात्कार की अत्यंत ही जटिल प्रक्रिया का यहाँ पर स्वीकार है। इन्होंने काव्य रचना के लिए अत्यंत ही कठोर मानदंड बनाया। प्रत्येक कवि की रचना प्रक्रिया की भिन्नता के बावजूद उसके 4 अनिवार्य तत्वों पर बल दिया। ये है संवेदनात्मकता, कल्पना, भावना
और बुद्धि। इन्होंने कहा कि बाह्य का आभ्यंतरीकरण बाह्य का आभ्यंतरीकरण और आभ्यंतर का बाह्यीकरण एक निरंतर चक्र है। इन्होंने यह भी कहा कि संवेदनात्मक उद्देश्य विद्युत की वह धारा है जो अंतर व्यक्तित्व से प्रसूत होकर जीवन विधान करती है, कला विधान करती है, अभिव्यक्ति विधान करती है। इसे फिर सुन ले। संवेदनात्मक उद्देश्य विद्युत की वह धारा है जो अंतर व्यक्तित्व से प्रसूत होकर जीवन विधान करती है, कला विधान करती है और अभिव्यक्ति विधान करती है। अब हम मुक्तिबोध की कविता के शिल्प की ओर देखते हैं। शिल्प मतलब बुनावट, कि उनकी कविता में शब्दावली कैसी है, उपमा, रूपक, प्रतीक, मिथ, बिंब विधान आदि कैसे है। उनकी कविता में वैदिक ऋषि, सुनह शेष, अजीगर्त, दधीची, रामायण और महाभारत के विभिन्न पात्र और उनके मिथकीय रूप हैं। मिथकीय रूप यहाँ पर, या मिथकीय घटना यहाँ पर अपने आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए नहीं है, वरन उनके बहाने वर्तमान की गंभीर समस्याओं को चित्रित किया गया है। यदि उनकी शब्दावली को देखें तो वे तत्सम सामासिक शब्दावली है। इसके अलावा उसमें अरबी, उर्दू, फारसी आदि के भी नाजुक हाथ हैं, परंतु बोलचाल का सहज प्रवाह बनाया रखा गया है। और इस तीन विशेषताओं के अलावा उसमें अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत के मिश्रित रूप को भी कुशलतापूर्वक समाहित किया गया है। मुक्तिबोध की कविता में अनुभूति की जटिलता के लिए लाक्षणिक विशेषणों से युक्त और विलक्षण शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कोमल अहम अस्मि वेदना, क्रांति सराक्रुद्ध लाल सुर्ख, मित्रस्मिता, वनवासी समीर, भूलों के ग्राफ, गलतियों के नक्शे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, स्टीम, रोपर, पिस्टन आदि। इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी के विभिन्न विराम चिन्हों का भी उपयोग किया गया है। मुक्तिबोध के कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता उसकी नाटकीयता है। संवाद, प्रश्न उत्तर, प्रति उत्तर, पद परिवर्तन, पटाक्षेप, दृश्य परिवर्तन, छाया ध्वनि, प्रकाश आदि की कुशल योजना के द्वारा उन्होंने कविता में उल्लेखनीय प्रभाव उत्पन्न किया है। नाटकीयता के लिए कई बार खास शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे अचानक, अकस्मात, यकायक, एकाएक, अनायास, अरे, ओ, अरे, कौन, क्यों, कैसे आदि। अंत में मुक्तिबोध की तुलना हम लोग फिर अज्ञेय से करते हैं, और अज्ञेय की तुलना में मुक्तिबोध के प्रतीक एवं बिंब व्यापक जीवन संदर्भों से जुड़े हैं। और इस वीडियो का अंत मुक्तिबोध की ही एक कविता से करते हैं। एक स्वप्न कथा, कविता का शीर्षक है एक स्वप्न कथा, उसी की 4 पंक्तियां। इसीलिए मेरी ये कविताएं भयानक हिडिंबा है, वास्तव की विस्फारित प्रतिमाएं विकृताकृति बिंबा है। फिर से एक बार, इसीलिए मेरी ये कविताएं भयानक हिडिंबा है, वास्तव की विस्फारित प्रतिमाएं
विकृताकृति बिंब है।